बातें एक साथ चल रही हैं। एक बात ये चल रही है कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी दी है उस पर डिप्टी स्पीकर अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू करके जवाब मांगा है। और दूसरी, इन्होंने एक नई पार्टी की जो अनऑफिशियल घोषणा की है। और तीसरी एक और बात जो सुनने में आ रही है कि अल्पमत की सरकार होने के बारे में एक नोटिस या एक उन्होंने भाजपा वालों ने बात की है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। तो तीन बातें एक साथ विधानसभा के फ्लोर में आएंगी और जिसके जो रेगुलेटर्स हैं, जो उसमें एम्पायर हैं, वो तीन हैं। एक एम्पायर है चुनाव आयोग, एक एम्पायर है डिप्टी स्पीकर और एक एम्पायर है गवर्नर। अब सवाल इस बात का है कि पहले किस चीज का फैसला होगा और उस चीज के फैसले से दूसरी चीज कैसे प्रभावित होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में एक उन्होंने जो अर्जी दी है, तो मेरे हिसाब से उसका वर्तमान में संवैधानिक और कानूनी औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक डिफेक्शन के लिए ये बताना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उन्होंने पार्टी का जो व्हिप था उसको नहीं माना और पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करना या पार्टी के खिलाफ बोलना, ये दोनों बातें उस दायरे में नहीं आती हैं। अगर 10th शेड्यूल के प्रावधान को देखा जाए तो उसमें यह साबित करना जरूरी है कि इन्होंने पार्टी विरोधी काम औपचारिक तौर पर किया है, उसके बगैर उन्हें डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल होगा। उसमें एक दूसरा तरीका ये है कि पार्टी विरोधी काम है और पार्टी उनको अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर दे, तो उसके बाद वो एंटी डिफेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो यह एक खेल चलता है जिसमें पार्टियां बर्खास्त करना नहीं चाहती हैं और सामने वाले को डिस्क्वालीफाई करना चाहती हैं। दोनों चीजें संभव नहीं है। अब हम दूसरी बात आते हैं कि जो नई जी दूसरी पर आप आ जाइएगा, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर ने जो नोटिस दिया है उसमें कहा है कि आप सोमवार तक हमारे इस नोटिस का जवाब दीजिए, और लगता नहीं है कि सोमवार तक जो एमएलएज हैं, बागी एमएलएज, वो मुंबई आएंगे। और ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर बागी गुट के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाता है ना। नहीं, देखिए, उसमें सामान्यतः ऐसा होता है कि जो जवाब मांगा है उस जवाब को राइटिंग में भी दे सकते हैं। जो संविधान के हिसाब से जो नेचुरल जस्टिस की जो प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया सामान्यतः जो होती है, एक सौ का नोटिस होती है, उसका जवाब होता है, जवाब के बाद पर्सनल हियरिंग होती है और पर्सनल हियरिंग के बाद में एक डिटेल्ड एडिफिकेशन ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर पास करने के लिए वो लोग जो हैं वो एक अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग सकते हैं कि उन्हें समय दिया जाए, और उसके बगैर मुश्किल है कि एक रीजन ऑर्डर पास किया जा सके। और इसमें ये भी पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने फैसला दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है और जो स्पीकर्स का रोल है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, और उसमें सलाह दी गई है कि संसद इस बारे में कानून बना करके ट्राइब्यूनल बनाए, उस ट्राइब्यूनल को फार्मर जजेज उसको हेड करें, जिससे कि इस बारे में एक सही तरीके से, विवेक सम्मत तरीके से, समयबद्ध तरीके से फैसला हो सके। तो जो बागी गुट के विधायक हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जवाब भी दे सकते हैं या जवाब दायर करने के लिए समय मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आप दूसरे एस्पेक्ट पे आप आ जाइए। तो दूसरी चीज ये है कि जो बागी गुट है, और अगर वो अपने बागी गुट की मान्यता चाहता है तो उसमें 2 बातें हैं, 3 बातें। पहला कि क्या वो अपने आप को असली शिवसेना क्लेम कर रहे हैं, जैसा अभी कुछ दिनों पहले तक था, वो एक अलग कहानी है। दूसरा, क्या वो अपने आप को बागी गुट बता करके एक नए दल के तौर पर मान्यता चाह रहे हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि क्या एक गुट के नाते वो भाजपा में अपना मर्जर करना चाह रहे हैं, ये